हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यह है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में। जैसे कि आप सबको पता है कि इन सभी पेपर्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स और अब ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि इसमें अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो ओवरऑल भी आपकी रैंक बेहतर होगी और स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे इन वीडियोस से लोगों को हेल्प मिली है, उन्हें फ़ायदा पहुँचा है। तो आप भी एक बार ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट आपके मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में दिखाई देगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन, तो विद दिस नोट फ्रेंड्स, चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारा पैटर्न कैसे रहता है, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि हम पहले जो एक दिन पहले 12 करंट अफेयर्स हमने किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसके बाद फिर हम आज के क्वेश्चंस देखेंगे एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ, और फाइनली लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं 3 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसमें हमारी रैंक थी 131। टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर था डेनमार्क, दूसरे पर आइसलैंड और तीसरे पर नॉर्वे। इसके जारीकर्ता कौन है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित यानी पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनेंगी। इनका नाम है थानिया नाथन सी और ये केरला हाईकोर्ट की वकील हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। तो ये है दिल्ली। अगला है विश्व रेडियो दिवस 2026 हमने कब मनाया है, तो 13 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है, तो आंसर है भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, ये हैं आदित्य पांड्या। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये राज्य है राजस्थान। अगला है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, इनका नाम है शिखर धवन। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक यहाँ पर जीता, तो रजत पदक। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पर वंदे मातरम सभी जो इसके 6 अंतरे होते हैं उनका पूर्ण गान अनिवार्य है अब। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो सेशल्स देश के लिए। और अगला है, इनकॉइस ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर जेली ऐप पोर्टल, समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सीवर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया था, तो हैदराबाद से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। बाकी चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया, ये किस नदी पर बनाया गया है? पहला करंट अफेयर्स आपको ये याद रखना है कि कुमार भास्कर वर्मन सेतु जो है ये असम में लोकेटेड है। इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और ये किस रिवर पर बनाया गया है आपको ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 फरवरी 2026 को असम में गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन कर दिया है। राज्य याद रखिएगा कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके लिए लागत कितनी आई है? 3030 करोड़ रुपए की लागत, और इसके साथ ये पुल 2 घंटे की यात्रा को अब सिर्फ 15 मिनट में बदलकर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देगा। ठीक है, यानी पहले जहाँ पर 2 घंटे लगते थे वहाँ पर अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इस रीजन को कवर करने में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर। फाइन। ऑप्शन में आपके पास गंगा रिवर है, लोहित रिवर, बाराक रिवर। आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स। पहला यहाँ पर है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है, आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर के किनारे है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कानपुर, देन पटना, इसके अलावा वाराणसी जो शहर है ये भी गंगा नदी के पास ही है। फिर इसके बाद है आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी में। फिर इसके बाद आपका है फर्रुखाबाद और इसके बाद है कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज और फर्रुखाबाद जो हैं और मिर्ज़ापुर, ये तीनों ही शहर कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गंगा रिवर के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। लोहित रिवर की यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है खासकर। तो बेसिकली ये जो है रिवर वो तिब्बत से निकलती है, ईस्टर्न तिब्बत के साइड से, और फिर अरुणाचल प्रदेश के थ्रू फ्लो करते हुए फाइनली ये असम राज्य में पहुंचती है, जहां पर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके साथ ही मर्ज कर जाती है। ठीक है, तो बस आपको सिंपली बस इतना पता होना चाहिए कि लोहित रिवर किस इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बराक रिवर, और ये जो है जो रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, मणिपुर से निकलती है, मणिपुर के जो हिल्स हैं वहाँ से ये रिवर निकलती है और उसके बाद में जाके मणिपुर, मिज़ोरम और असम राज्य को कवर करते हुए फाइनली ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में पहुंचकर ये 2 तरह की रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। पहला आपका सूरमा है और दूसरा यहाँ पर कुशियारा रिवर है। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड होने के बाद फाइनली जाके ये मर्ज कर जाती है मेघना में। ठीक है, तो इतना डिटेलिंग आपको जानने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आए और थोड़ा सा बस जनरल नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये इंडिया की पहली ऐसी म्यूजिकल रोड है, इसका इनॉग्रेशन हो गया है मुंबई शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ये म्यूजिकल रोड जो है वो मुंबई में बनाया गया। ये रोड मुंबई कोस्टल रोड यानी छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड के प्रियदर्शनी पार्क और अमरसंस गार्डन के बीच 500 मीटर के हिस्से पर स्थित है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से गुजरती हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जो है जय हो, इसकी धुन आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे जब स्पीड हो जाएगी गाड़ियों की तो आपको जय हो की धुन सुनाई देती है यहाँ पर। तो ये ऐसा पहला ये डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, ये इंडिया की पहली ऐसी म्यूजिकल रोड है जिसका इनॉग्रेशन मुंबई में हुआ। ठीक है, और पीछे अभी हमने करंट अफेयर्स क्या पढ़ा था कि अब कभी भी जब नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा किसी फॉर्मल इवेंट पर तो उसके पहले वंदे मातरम के जो 6 स्टैंजाज होते हैं उनका गाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेशनल एंथम के पहले अब क्या गाना अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर चलिए हम 2026 की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं।
भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रख दी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का अलवर। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है बिहार की कैपिटल पटना में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बन रहा है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना एटीएम स्थापित किया है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकराल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और भारत की 24/7 पहली ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट कहाँ पर शुरू हो गई है? केरल के कोल्लम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 2026 की कुछ चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। और कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार होगी या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी पहली बार होगी तो वो डबल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दे दी है? ये क्वेश्चन आप ऐसे भी गेस कर सकते थे कि अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि राफेल फाइटर जेट्स कौन प्रोड्यूस करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांस देश। ठीक है, हम इनसे खरीद रहे हैं 114 राफेल फाइटर जेट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत मेक इन इंडिया के तहत 96 से अधिक विमान भारत में निर्मित अब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांस देश। फ्रांस के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि बहुत जल्दी ये अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन करने वाले हैं बच्चों के लिए जो कि 15 साल से कम उम्र के होंगे। ठीक है, अभी इनके यहाँ पर ये विधेयक पारित नहीं हुआ है, इस पर चर्चा चल रही है। तो आपको बस ये याद रखना है कि फ्रांस बहुत जल्द ऐसा करने वाला है। इन्होंने फिलहाल इसके लिए एक बिल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया था बच्चों के लिए? ये था ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, ओवरऑल। और यहाँ पर स्पेन देश भी पिछले दिनों न्यूज़ में आया था क्योंकि ऐसा करने वाला ये दूसरा ओवरऑल देश बना। और साथ ही बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला ये पहला यूरोपियन देश बना था। ठीक है, तो पहला यूरोपियन देश है, ओवरऑल ये 2nd नंबर का देश है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फ्रांस जब कभी कर लेगा तो वो तीसरा देश बन जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम इस चीज़ में फ्रांस को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 प्रेजेंट किया जा रहा है इस साल 2 लोगों को। पहले हैं डॉक्टर आर वेंकटेश और दूसरे हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पुडुचेरी के 2 वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इनको मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए चुन लिया गया है। ये सम्मान अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन DC में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की यहाँ पर राशि कितनी रखी गई थी? $1 लाख अमेरिकी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन। इन दोनों लोगों को ये इंपॉर्टेंट अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। फाइन, यहाँ पर हमने अवार्ड्स की बात की, तो चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ये दिया जा रहा है रूबल नागी को। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र इस साल मिला है शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन है ये। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दिया गया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में मिल रहा है सीता अशोक शेलके को। संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए विनर हैं RK श्रीराम कुमार। बुकर पुरस्कार इस साल दिया गया डेविड ज़ेले को, इनके उपन्यास फ्लैश के लिए। और मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था लास्ट ईयर? बानू मुश्ताक को। ठीक है, और इनकी किस किताब के लिए मिला है ये भी मैंने आपको याद कराया था, हार्ट लैम्प के लिए। अच्छा, आपको अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि ऐसा एक कमेंट आया था कमेंट सेक्शन में कि मैम ये जो आप बार बार बताती हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाला क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है किस एग्जाम में, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यही रीज़न है कि मैं आपको बार बार इस तरह रिवाइज करवाते रहती हूँ।
बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि मैम जल्दी सेशन को ख़त्म करिए और बहुत लंबा सेशन है और बार बार वही चीज़ें क्यों बताती हैं आप। तो रीज़न यही है कि जो लोग भी करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं बस वही समझ पाएंगे कि रिवीजन क्यों होता है यहाँ पर बार बार। ओके, एनीवेज वापस आते हैं। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 मिला है राम सुतार को। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया भद्रेश दास को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए विनर हैं सुप्रिया साहू। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल बैचेलेट को। हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए विनर हैं सुशील शुक्ला। विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए विनर हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, मरणोपरांत इनको मिला है। एबल पुरस्कार के लिए विनर हैं मसाकी काशीवारा और ये जापान देश को बिलोंग करते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है गुंटर ब्लॉशेल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इनको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया है किन सर्विस के ऑफिसर्स को? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का आधिकारिक दर्जा प्रदान कर दिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ अब सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी भी सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उम्र में छूट और अन्य पूर्व सैनिक कल्याणकारी लाभों के पात्र होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यहाँ पर ऑप्शन में है सीमा सड़क संगठन। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? हाल ही में बीआरओ के लिए नए हेड अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है जनवरी 2026 का। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी याद रखिएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर अपॉइंट हो गए हैं मिस्टर अजीत लाल। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेवानिवृत्त अधिकारी और खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक अजीत लाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? मिस्टर AK मिश्रा को। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन मिस्टर अजीत लाल। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास RN रवि हैं। देखते ही याद आना चाहिए कि ये कौन है? ये तमिलनाडु राज्य के गवर्नर हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल क्या है इसकी? चेन्नई। और यहाँ पर फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर MK स्टैलिन। ठीक है, तो ऑप्शंस पर भी एक नज़र दौड़ाया करिए और सोचा करिए कि आपको इनके बारे में क्या पता है, किसी भी ऑप्शन के बारे में आप क्या जानते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये 2 बहुत बड़े टेलीस्कोप्स हैं, NLST और NLOT। इनको इंस्टॉल किया जा रहा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ताकि सन और यूनिवर्स की मिनिस्ट्रीज को हम अनरेवल कर सकें। ठीक है, और बजट 2026 में इसका जिक्र हुआ है। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को लद्दाख में पैगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल जॉर्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों दूरबीनें जो हैं ये भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाने वाली हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। फाइन। यहाँ पर चंद्रयान 4 के बारे में भी पिछले दिनों एक करंट अफेयर्स आया था कि कौन सी साइट है मून पर जो हमने चूज करी है जहाँ पर हमारा चंद्रयान 4 लैंड होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा MM4। बस ऐसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस ये याद रखिएगा कि MM4 जो रीजन है चांद के ऊपर वो हमारा लैंडिंग साइट रहेगा चंद्रयान 4 मिशन के लिए। और चंद्रयान 4 मिशन जो है वो हमारा कब लॉन्च हो जाएगा? 2028 तक मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? अभी तक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था इसको हम कैलकुलेट करते थे बेस ईयर बना के 2012 को, लेकिन अब ये जो है चेंज किया जा रहा है और अब नया बेस ईयर हमारा होने वाला है 2024, क्योंकि बहुत पुराना बेस ईयर हो गया था। ठीक है,
तो ये बदलाव सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें नई सीपीआई श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी हुई है। नया आधार वर्ष घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023 और 24 के आंकड़ों पर आधारित है, ताकि वर्तमान उपभोग पैटर्न को सटीक रूप से दर्शाया जा सके। ठीक है, नोट यहाँ पर लिखा है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की है। ये नया आधार वर्ष 27 फरवरी 2026 को लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे ही जो बेस ईयर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो भी जहाँ पर चेंज होते हैं। तो सीपीआई के लिए हमारा नया बेस ईयर अब बन गया है 2024। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। याद रखिएगा, अभी 2025 में इन्होंने अपना एक नया मैस्कट लॉन्च कर दिया था और इस मैस्कट का नाम इन्होंने क्या रखा है, सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी जो है वो एक नया मैस्कट है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई विकास बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। एडीबी ने अनाउंस किया है कि वो $182 मिलियन लोन अप्रूव करेंगे। यहाँ पर असम राज्य के लिए। पर्पस क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो फ्लड और इरोजन के केसेस हैं उनका मैनेजमेंट आसान हो सके, उनको टैकल किया जा सके। ठीक है, असम को ये सहायता असम एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत दी गई है। ये धनराशि 2023 में स्वीकृत $200 मिलियन की परियोजना में शामिल की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण गरीबी और जलवायु जोखिमों को कम करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम राज्य। फाइन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हमने बात करी है और इसका हेडक्वार्टर्स याद रखना है आपको, कहाँ पर है, फिलीपीन देश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है। इन सीटू एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन सीटू हवाई अभ्यास जो है इसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ रॉयल थाई वायुसेना शामिल थी। और कब से कब तक हुआ ये, तो 9 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक। कहाँ पर हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। प्रतिभागी विमान इसमें कौन से थे, तो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान गए थे पार्टिसिपेट करने। एवाक्स और AWNC और IL-78 रेफ्यूलर ने भी यहाँ पर भाग लिया था। थाईलैंड ने अपने ग्रिपेन जेट के साथ हिस्सा लिया था। 2 बातें बस इंपॉर्टेंट हैं कि इन सीटू अभ्यास में कौन से 2 देश शामिल हैं, इंडिया और थाईलैंड। और ये इवेंट इस साल कहाँ पर हुआ है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हम एक और कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा, मैत्री भी हम थाईलैंड के साथ करते हैं। फ्रांस की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फ्रांस के साथ शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं और इसके अलावा हम गरुड़ नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, शक्ति के कौन से 4 फॉर्म थे वो मैंने कल आपको बताया था और उसके एक दिन पहले भी बताया था, तो मैं अगेन फिर से आपको नहीं बता रही हूँ। जापान की बात करेंगे तो जापान के साथ हम 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहला आपका जीमैक्स हो गया और दूसरा आपका हो गया यहाँ पर धर्मा गार्डियन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर एक खास बात याद रखिएगा कि थाईलैंड के साथ जो हम मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं, ये भी 2025 के सितंबर या अक्टूबर मंथ में हुई थी आई गेस। और इसके लिए वेन्यू याद रखिएगा कहाँ पर था ये, तो इंडिया के अंदर मेघालय राज्य में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। साइक्लोन गेजानी ने किस देश को हिट किया है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मदगास्कर देश को। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मदगास्कर के तट पर भारी तबाही मचा दी। इस शक्तिशाली तूफान पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासिना के तट से टकराने से कई इमारतें ढह गईं और बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। सिंपली याद रखिएगा कि साइक्लोन गेजानी ने कौन से देश को इफेक्ट किया था, मदगास्कर देश को। ठीक है, और न सिर्फ साइक्लोन गजानी बल्कि 10 दिन पहले मदगास्कर में एक और साइक्लोन आया था और इसका नाम था साइक्लोन फाइतिया। ठीक है, आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइक्लोन फाइतिया ने किस देश को हिट किया। और इसके अलावा अभी 2026 में एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन मिशेल। इसने हिट किया था ऑस्ट्रेलिया देश को, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जो वेस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी है जनरल M.M. नारवने ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भारतीय सेना के 28वें प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है और इस पुस्तक में उन्होंने अग्निपथ योजना की शुरुआत और 2020 में पूर्वी लद्दाख यानी गलवान घाटी में भारत चीनी सैन्य गतिरोध के दौरान हुई घटनाक्रमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इसको किसने लिखा है, तो जनरल MM नारवणे ने। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर कोई किताब लिखते हैं तो वो फिर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे 28वें नंबर के इंडियन आर्मी प्रमुख हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सबका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। इनको इसी तरह से आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप कुछ भी भूलने ना पाएँ। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम डेली आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा कर दी है। और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। इन केस आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में लिख दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.